पिछले पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी आज हम एक जगह समझेंगे। अमेरिका ईरान युद्ध से लेकर शांति समझौते तक का सफर, सेंसेक्स का एक ही दिन में 1695 अंकों का धमाका, स्पेसएक्स का ऐतिहासिक आईपीओ और इलॉन मस्क का दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनना, ये सब आज के वीडियो में एक पूरी कहानी की तरह समझेंगे। साथ में जानेंगे कि अगले हफ्ते बाजार के लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, वेदांता की 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग, फेड की अहम बैठक और कई बड़े लॉक इन खुलने वाले हैं। इसके अलावा कार्ट्रेड टेक की जबरदस्त वापसी, बंसल वायर को मिला बड़ा ऑर्डर, एचपीसीएल का डिविडेंड, ब्रिगेड का बोनस और इसके अलावा 15 से ज्यादा ऐसी ही स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी डिटेल में कवर होंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में पूरे हफ्ते का निचोड़ 3 पॉइंट्स में मिलेगा जो आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे काम की बात होगी। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक जरूर करो ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले पूरे हफ्ते की बड़ी तस्वीर समझते हैं। हफ्ते की शुरुआत भारी दबाव में हुई थी। अमेरिका ईरान के बीच मिसाइल हमले हो रहे थे, क्रूड ऑयल $95 के पार था, रुपया कमजोर था और बाजार लगातार लोअर लोज बना रहा था। लेकिन शुक्रवार को एक ही दिन में पूरा माहौल पलट गया जब शांति समझौते की उम्मीद ने निवेशकों में नई जान फूंक दी। पिछले 2 हफ्तों की गिरावट के बाद सेंसेक्स शुक्रवार को 1695 अंक उछलकर 75,528 पर और निफ्टी 461 अंक चढ़कर 23,623 पर बंद हुआ। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल वैल्यू एक ही दिन में 9.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई, जो दिखाता है कि बाजार में एक खबर कितनी तेजी से दिशा बदल सकती है। इस पूरी तेजी के पीछे 3 ट्रिगर्स एक साथ आए। ट्रंप ने कहा कि यूएस ईरान पीस डील हो सकती है। ब्लूमबर्ग ने G7 ऑफिशियल के हवाले से बताया कि रविवार को MOU साइन हो सकता है। और इन खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड 4.1% गिरकर $86 पर आ गया, जो 3 महीनों का सबसे निचला स्तर था। अब अमेरिका ईरान समझौते की ताजा स्थिति समझते हैं। समझौते के प्रस्तावित 14 बिंदुओं में सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करना, 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरान पर तेल प्रतिबंध खत्म करना और ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब की योजना शामिल है। हालांकि कुछ पेच अभी बाकी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस पर अगले 60 दिनों तक अलग बातचीत होगी। शनिवार को अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कुछ ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन ये कोई बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, इसलिए बाजार में घबराहट नहीं फैली। ईरान के विदेश मंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का संकेत दिया है। ये अभी सिर्फ संकेत है, कोई ऑफिशियल फैसला नहीं। लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि ये इंटरनेशनल जलमार्ग है और एक तरफा टोल लगाना उचित नहीं। ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू से भी युद्ध खत्म करने की अपील की है। अमेरिकी बाजार ने शुक्रवार को मजबूत बंद दिया। डाउ जोन्स 0.60% चढ़कर 51,202 पर, S&P 0.5% और नैस्डैक में 0.31% की बढ़त रही। गिफ्ट निफ्टी करीब 23,664 पर बंद हुआ, जो पिछली क्लोजिंग से करीब 30 अंक नीचे है, यानी सोमवार की ओपनिंग संतुलित दिख रही है। क्रूड ऑयल अभी भी $87 के करीब है, रुपया 95.11 पर अपेक्षाकृत स्थिर है। गोल्ड फ्यूचर्स करीब 3% और सिल्वर फ्यूचर्स करीब 6% मजबूत हुए, जो बताता है कि कुछ निवेशक अभी भी सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिटकॉइन में 0.63% की हल्की बढ़त रही, जो सेंटिमेंट पॉजिटिव होने का संकेत है। अब बड़ी बात, शुक्रवार को अमेरिका में स्पेसएक्स का ऐतिहासिक आईपीओ हुआ। ये $75 अरब का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। शेयर $135 के इशू प्राइस के मुकाबले $150 पर लिस्ट हुआ और पहले दिन 19% उछलकर $161 पर बंद हुआ, जिससे कंपनी का मार्केट कैप करीब $2.1 ट्रिलियन पहुंच गया। इस लिस्टिंग ने इलॉन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बना दिया। स्पेसएक्स और टेस्ला की हिस्सेदारी मिलाकर उनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई। पीटर थियल के फाउंडर्स फंड को इस आईपीओ से करीब 62,000% का रिटर्न मिलने की बात कही जा रही है। उदय कोटक ने स्पेसएक्स की वैल्यूएशन पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक वित्तीय पैमानों से कहीं आगे है और भविष्य पर लगाया गया बहुत बड़ा दांव है। समय ही बताएगा कि ये ऐतिहासिक बदलाव है या एक बड़ी बबल जैसी स्थिति। निवेशकों के लिए सबक यही है कि उत्साह में बहने से पहले फंडामेंटल जरूर देखें। अब आते हैं भारतीय बाजार की असली तस्वीर पर। पिछले 2 वर्षों में भारत ग्लोबल बाजारों की तुलना में कमजोर रहा है। रुपए में गिरावट, ऊंची क्रूड ऑयल कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ऊंची वैल्यूएशन और AI सेमीकंडक्टर थीम में ग्लोबल फंड्स का जाना, ये सब मिलकर भारतीय बाजार पर दबाव बना रहे थे। लेकिन तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है।
सर्विस एक्सपोर्ट और विदेशों से आने वाली रेमिटेंसेज ने करंट अकाउंट संभाले रखा है। प्राइवेट कैपेक्स का निवेश बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इकोनॉमी में योगदान बढ़ रहा है और आरबीआई के एफसीएनआर और ईसीबी जैसे उपायों से विदेशी पूंजी आने की उम्मीद मजबूत हुई है। सीएलएसए के मुताबिक अगर इन उपायों से 30 से 40 अरब डॉलर की विदेशी पूंजी आती है तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटा लगभग आधा रह जाएगा और रुपया 1 से 2% मजबूत होकर 94 रुपये प्रति डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल के नितिन अग्रवाल का कहना है कि इससे बड़े प्राइवेट बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और कुछ परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को 15 से 28% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर वाकई एक नया इन्वेस्टमेंट सुपर साइकिल शुरू हो रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग, पावर, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, डेटा सेंटर्स और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई सेक्टर्स में फैला होगा। ये पुराने दौर से अलग होगा जब ग्रोथ सिर्फ 1-2 सेक्टर्स तक ही सीमित थी। इसीलिए सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन आज के निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी की चेतावनी, बढ़ती ऊर्जा लागत और संभावित एल निनो का असर वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर 2026 से ज्यादा दिख सकता है। एल निनो का असर अब सिर्फ फल सब्जियों तक नहीं बल्कि दाल, खाद्य तेल, दूध और पोल्ट्री जैसी जरूरी चीजों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई का नया दबाव बन सकता है। निफ्टी 500 की गैर वित्तीय कंपनियों का नकद भंडार वित्त वर्ष 2026 में 12% बढ़कर 18.7 लाख करोड़ रुपए यानी 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। ये दिखाता है कि कंपनियां अनिश्चित माहौल में निवेश बढ़ाने की जगह कैश बचाकर रखना ज्यादा सुरक्षित समझ रही हैं। पिछले 3 वर्षों में ये कैश औसतन 13% सालाना की दर से बढ़ा है। सबसे ज्यादा कैश रखने वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.43 लाख करोड़ रुपए के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो और कोल इंडिया है, जबकि विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा मोटर्स, HAL और TCS के पास भी 46,000 से 54,000 करोड़ रुपए तक का मजबूत कैश रिजर्व है। एक दिलचस्प बात, कंपनियों का कर्ज भी 7% बढ़ा, लेकिन कैश वृद्धि की रफ्तार कर्ज से तेज रही। अब एनालिस्ट व्यूज। सिटी ने निफ्टी 50 का टारगेट 27,000 से घटाकर 26,000 किया है, लेकिन मौजूदा स्तर से ये अभी भी 12% की बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज को फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, डिफेंस और यूटिलिटीज पसंद है, जबकि IT सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और मेटल को कम आकर्षक माना है। JP मॉर्गन का कहना है कि 42 सेक्टर्स के विश्लेषण में ज्यादातर कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 में 10 अंकों की कमाई वृद्धि का अनुमान दिया है। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा और फाइनेंशियल्स पसंदीदा सेक्टर्स हैं। गोल्डमैन सैक्स का फोकस मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर कमाई वाली क्वालिटी कंपनियों पर है। फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, रियल एस्टेट और यूटिलिटीज उनके पसंदीदा सेक्टर्स हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मिड कैप और स्मॉल कैप में सतर्क रहने की सलाह दी है। टेलीकॉम, डोमेस्टिक, फार्मा और होटल्स में अच्छे अवसर दिखते हैं। मैक्वायरी का कहना है कि ऊंची वैल्यूएशन की वजह से FII की वापसी तुरंत नहीं होगी। एनर्जी और पावर थीम में अवसर है और टाइटन, नेस्ले, इंडियन होटल्स तथा चैलेट पसंदीदा स्टॉक्स हैं। अब अगले हफ्ते के सबसे बड़े ट्रिगर्स। 15 जून को वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील 4 अलग अलग कंपनियों के रूप में लिस्ट होंगी। अगले हफ्ते विशाल मेगामार्ट, IKS हेल्थ, मोबीक्विक और ICICI प्रूडेंशियल AMC के लॉक इन खत्म होने वाले हैं। जब लॉक इन खत्म होता है तो अर्ली इन्वेस्टर्स शेयर बेच सकते हैं, इसीलिए इन शेयरों में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। साथ ही फेड की अहम बैठक भी है, जिस पर ब्याज दरों को लेकर कोई संकेत मिल सकता है। कार्ट्रेड टेक की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1600 रुपए के IPO से गिरकर करीब 300 रुपए तक आया, फिर 3300 तक उछला और हालिया 8 से 10 कारोबारी सत्रों में करीब 50% चढ़ चुका है। सोहम एसेट मैनेजर्स ने भी इस पर सकारात्मक राय दी है। ये उदाहरण है कि किसी भी शेयर में बड़ा मौका मिल सकता है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज को एक बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टील टायर कॉर्ड का ट्रायल परचेज ऑर्डर मिला है। ट्रायल सफल रहा तो बड़े और नियमित ऑर्डर मिलने की राह खुल सकती है। इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर 15 रुपये 85 पैसे यानी 5.49% उछलकर 304 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। वेदांता करीब 43,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड बायबैक के जरिए पुराने महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदलने की योजना पर काम कर रहा है। बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिलने के बाद कंपनी कम ब्याज दर पर फंड जुटाकर इंटरेस्ट खर्च घटाना चाहती है। पुराने बॉन्ड्स वापस खरीदने में करीब $30 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे, लेकिन ब्याज लागत में 3% की कमी से लंबे समय में बड़ी बचत होगी। JSW एनर्जी ने मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड का 100% अधिग्रहण करने का समझौता किया है, जो छत्तीसगढ़ में 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चलाती है। इस डील से JSW एनर्जी को वित्त वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट कैपेसिटी के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। शेयर पिछले 6 महीनों में करीब 15% चढ़ा है, हालांकि 52 हफ्ते के उच्च स्तर से अभी भी करीब 9% नीचे है।
किम्स की बोर्ड ने प्रमोटर्स को 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 77 लाख वारंट्स के प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी दी। ये कंपनी की भविष्य की विस्तार योजनाओं और पूंजी जरूरतों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। हेल्थ केयर सेक्टर की मजबूत डिमांड इसके लिए सहायक है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अपने निवेशकों को हर 3 शेयरों पर 1 बोनस शेयर देगी और रिकॉर्ड डेट 17 जून तय की गई है। साथ ही 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। लेकिन एक जरूरी बात, कंपनी के मार्च तिमाही नतीजे कमजोर रहे। शुद्ध मुनाफा 40.1% गिरा और EBITA मार्जिन 28.5% से 25.1% पर आ गया। इसीलिए केवल बोनस देखकर निवेश का फैसला न करें, फंडामेंटल्स पर नजर जरूर रखें। HPCL ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 19 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त 2026 है और AGM में मंजूरी के बाद भुगतान होगा। अशोका बिल्डकॉन को रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के विकास के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। 5 साल में पूरा करने की शर्त है। लीज 30 साल की है, जिसे 90 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 112.40 करोड़ रुपए प्रीमियम और हर चौथे साल 10% बढ़त के साथ लीज रेंट देना होगा। RBI ने मुंबई के मोगा वीरा कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। ग्राहक किसी भी खाते से अधिकतम 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। बैंक नए लोन्स, निवेश और डिपॉजिट्स नहीं ले सकेगा। जमाकर्ता DICGC के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा दावा कर सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा राशि की इंश्योरेंस लिमिट जरूर जानें। टेक्सटाइल PLI स्कीम को 1 से 2 साल बढ़ाने पर विचार हो रहा है। 10,683 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य MMF अपैरल, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी हुई है और स्वीकृत परियोजनाएं 24 राज्यों के 150 जिलों में फैली हैं। बर्नस्टीन को भारत का पावर सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी लग रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन, डेटा सेंटर्स और एनर्जी सिक्योरिटी के ट्रेंड से मध्यम से लंबी अवधि में 6% बिजली मांग वृद्धि का अनुमान है। NTPC और JSW एनर्जी पसंदीदा स्टॉक्स हैं, जबकि सोलर इक्विपमेंट कंपनियों पर मार्जिन प्रेशर की आशंका है। CLSA का ब्रांड 2027 से खत्म होगा और ये सिटिक सिक्योरिटीज के नाम से काम करेगी। करीब 40 साल पुरानी ये पहचान अब सिटिक की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनेगी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बागड़िया का मानना है कि लार्सन एंड टर्ब्रो में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने इस शेयर के लिए 4,350 रुपए का लक्ष्य दिया है, जबकि जोखिम सीमित रखने के लिए 3,850 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। बजाज फाइनेंस को भी सुमीत बागड़िया ने मजबूत टेक्निकल सेटअप वाला शेयर बताया है। उनके अनुसार इसमें 992 रुपए तक की तेजी आ सकती है, जबकि किसी भी बड़ी गिरावट से बचने के लिए 868 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एयरलाइन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो पर भी चॉइस ब्रोकिंग बुलिश है। ब्रोकरेज ने 5,050 रुपए का टारगेट दिया है और 4,470 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया है। बढ़ती हवाई यात्रा की मांग इस शेयर के पक्ष में मानी जा रही है। आनंद राठी के मेहुल कोठारी ने 100 रुपए से कम कीमत वाले शेयरों में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को पसंद किया है। उन्होंने करीब 20.50 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह देते हुए 22.50 रुपए का लक्ष्य और 19.50 रुपए का स्टॉप लॉस बताया है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज भी उनकी पसंदीदा सूची में शामिल है। इसे करीब 36 रुपए के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, जहां 39 रुपए का लक्ष्य और 34.50 रुपए का स्टॉप लॉस रखा गया है। NHPC को भी मेहुल कोठारी ने आकर्षक बताया है। उन्होंने 73.50 रुपए के आसपास खरीदारी, 77.50 रुपए का लक्ष्य और 71.50 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया है। डिफेंसिव प्रकृति के कारण ये कई निवेशकों की नजर में बना हुआ है। येस सिक्योरिटीज ने जून 2026 के लिए एंटरो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस को लंबी अवधि का मजबूत दांव बताया है। ब्रोकरेज का 1,402 रुपए का लक्ष्य मौजूदा करीब 1,128 रुपए के भाव से लगभग 20% की संभावित बढ़त दिखाता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल मारुति सुजुकी पर भी येस सिक्योरिटीज सकारात्मक है। ब्रोकरेज ने 15,745 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो मौजूदा लगभग 13,140 रुपए के स्तर से करीब 20% ऊपर है। मजबूत बिक्री और ऑटो सेक्टर की संभावनाएं इसके पक्ष में मानी जा रही हैं। दवा क्षेत्र की कंपनी लुपिन को भी लंबी अवधि के लिए पसंद किया गया है। इसका लक्ष्य 2,750 रुपए रखा गया है, जबकि शेयर करीब 2,271 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी कारोबार में विस्तार और इंजेक्टेबल सेगमेंट की मजबूत ग्रोथ भविष्य में कंपनी के प्रदर्शन को सहारा दे सकती है।
निफ्टी ने लगातार 2 हफ्तों की कमजोरी के बाद जोरदार वापसी की है। वीकली चार्ट पर बुलिश कैंडल बनने और 21 डीएमए यानी 23,550 के ऊपर निकलने से संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में फिर से खरीदारी का माहौल बन रहा है। इंडिया विक्स करीब 5% गिरकर 15 के नीचे आ गया है, जो ये दिखाता है कि निवेशकों का डर कम हो रहा है। वहीं आरएसआई का 50 के ऊपर पहुंचना भी बाजार की बढ़ती मजबूती और सकारात्मक मोमेंटम का संकेत माना जाता है। अब निफ्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 23,720 का स्तर है, जो 50 डीएमए के आसपास मौजूद है। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को मजबूती से पार कर लेता है तो इसके बाद 24,000 के स्तर तक तेजी का रास्ता खुल सकता है। गिरावट की स्थिति में 23,500 पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,070 का डबल बॉटम सपोर्ट बेहद मजबूत है। एक्सिस डायरेक्ट के राजेश पालविया के अनुसार यदि निफ्टी 23,100 के नीचे बंद होता है तो दबाव बढ़कर 22,900 तक की गिरावट देखी जा सकती है। इस पूरे हफ्ते की कहानी एक क्रिकेट मैच जैसी रही। सोमवार को बाजार भारी दबाव में था, मिसाइलें चल रही थीं, क्रूड ऑयल $95 के पार था और हर तरफ डर का माहौल था। लेकिन शुक्रवार को एक खबर ने सब पलट दिया और सेंसेक्स एक ही दिन में 1,695 अंक उछल गया। यही बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है। पैनिक में सेल और फोमो में बाय करना सबसे महंगी गलतियां हैं। जो निवेशक फंडामेंटल्स पर टिके रहे और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को समझकर शांत रहे, उन्हें शुक्रवार की पूरी तेजी का फायदा मिला। पहली जरूरी बात, यूएस ईरान पीस डील की उम्मीद ने बाजार को उड़ाया, लेकिन डील अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। 100 दिनों में पहली बार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आया और पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि पीस डील का टेक्स्ट तैयार है और 24 घंटे में साइन हो सकती है। यानी अब सिर्फ अमेरिका नहीं, मीडिएटर पाकिस्तान और ईरान तीनों तरफ से एक साथ सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। इस सब के बीच एक दिलचस्प एंगल भी था। 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का 80वां जन्मदिन है और जब उनसे पूछा गया कि इस खास मौके पर उनकी क्या विश है, तो उन्होंने कहा था कि ये युद्ध खत्म हो और दुनिया में शांति आए। बाजार के निवेशक इसी एंगल को जोड़कर उम्मीद लगा रहे थे कि शायद ट्रंप अपने बर्थडे पर इस डील को अनाउंस करके एक ऐतिहासिक तोहफा दुनिया को दे। लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगले 60 दिन अलग से बातचीत होगी और कोई भी नई नेगेटिव खबर बाजार को उतनी ही तेजी से नीचे खींच सकती है। उम्मीद पर टिकी तेजी और कंफर्म्ड रियलिटी में फर्क हमेशा याद रखें। दूसरी जरूरी बात, अगले हफ्ते बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स तैयार हैं। 15 जून को वेदांता की 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग होगी, कई बड़े लॉक इन खत्म होंगे और सबसे अहम फेड की बैठक होगी, जिससे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट आउटलुक साफ होगा। क्रूड ऑयल, रुपया और एफआईआई फ्लोज, इन तीनों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अगले हफ्ते बाजार की दिशा इन्हीं 3 चीजों से तय होगी। एक भी चीज अगर नेगेटिव रही तो वॉलेटिलिटी वापस आ सकती है। तीसरी और सबसे अहम बात, लंबे समय के निवेशकों के लिए ये बाजार डर नहीं बल्कि अवसर है। पावर, डिफेंस, डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी क्वालिटी कंपनियों में सिस्टमैटिक निवेश करने वाले बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी पर हैं।